देश में मानसिक समस्याओं के शिकार लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए तेलंगाना में राज्य सरकार ने मुफ्त टेलीमानस सेवाएं शुरू कर दी है। मंत्री हरीश राव ने हैदराबाद के वेंगलराव नगर में भारतीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान कार्यालय में टेलीमानस सेवाओं का उद्घाटन किया। देश में मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ रही है। इस संख्या को घटाने के उद्देश्य से तेलंगाना में राज्य सरकार द्वारा मुफ्त टेलीमानस सेवा शुरू की गई। मंत्री हरीश राव ने डीएमई रमेश रेड्डी के साथ मिलकर इस टेलीमानस सेवा का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग कार्यालय में शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा है कि इस सेवा से मानसिक समस्याओं का समाधान करने की दिशा में कारगर कदम उठाया गया है। यह सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध होंगी। सेवा के दौरान पीड़ितों का विवरण गोपनीय रखा जाएगा। मजलिस विधानसभा के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने अनुरोध किया है कि ओल्ड सिटी में मेट्रो रेल का काम तत्काल शुरू किया जाए। मेट्रो रेल के एमडी एनवीएस रेड्डी को इस संदर्भ में ज्ञापन सौंपा। विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी लंबे समय से एमजीबीएस से फलकनुमा तक मेट्रो कॉरिडोर बनाने की मांग की जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा बजट में 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अकबरुद्दीन ने 5.5 किलोमीटर के मेट्रो रेल कार्यों को पूरा करने के लिए एक विशिष्ट समय सीमा के साथ आगे बढ़ने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि काम जल्दी शुरू करने की बार बार अपील करने के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। एनवीएस रेड्डी ने बताया है कि वर्ष 2022 से वर्ष 2023 के बजट में धनराशि आवंटन के बावजूद कार्यों को शुरू करने में देरी होना आश्चर्यजनक है। मुनुगोडु उपचुनाव में प्रमुख दलों ने अपना प्रचार तेज कर दिया है। टीआरएस के मंत्रियों और विधायकों ने निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न मंडलों में इस बात का प्रचार जोरों पर करना शुरू कर दिया है। वे घर घर जाकर प्रत्याशी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि वे चुनाव जीतेंगे। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि नलगोंडा जिले में फ्लोराइड की समस्या को हल करने का श्रेय टीआरएस सरकार को ही जाता है। मुनुगोडु उपचुनाव अभियान के दौरान नामपल्ली मंडल का दौरा किया। टीआरएस के मुख्य कार्यकर्ता बैठक में शामिल हुए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सलाह दी है कि कुसुकुंटला प्रभाकर रेड्डी को जिताने के लिए सभी को कड़ी मेहनत करनी होगी। तलसानी ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा है कि मुनुगोडु उपचुनाव में भारी मतों से जीत हासिल करेगी। मुनुगोडु उपचुनाव अभियान के दौरान बीजेपी विधायक इटेला राजेंद्र ने अहम टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि राजगोपाल रेड्डी ने अपनी बात कायम रखते हुए विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी उम्मीदवार कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के साथ मुनुगोडु जिले के चोटुप्पल में प्रचार अभियान में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि उन्होंने राजगोपाल रेड्डी से केवल विधानसभा में बात करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि अपने पद से इस्तीफा देना होगा। इस पर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इटेला ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा है कि तेलंगाना में बेल्ट शॉप फिर से खुल गई है। इन बेल्ट शॉपों के कारण महिलाएं कम उम्र में अपने पति को खो रही है। उन्होंने कहा है कि यह शर्म की बात है कि राज्य सरकार शराब से होने वाले राजस्व पर निर्भर है। इटेला ने कहा है कि उन्हें गांव में प्रवेश करने से रोकने वाले अधिकारियों के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे। मुनुगोडु उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार अंदोजु शंकराचारी ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले हैदराबाद आए शंकराचार्य ने शहीदों के स्तूप पर श्रद्धांजलि अर्पित की और नामांकन पेश करने कार्यालय पहुंचे। बीएसपी के शंकराचारी नामांकन दाखिल करने अपने समर्थकों के साथ कार्यालय गए। इस दौरान काफिले में बसपा चिन्हों से सजी कार पर हाथी चिन्ह लगाया गया और रथ आगे बढ़ा। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार ने आरोप लगाया है कि 75% वोटर बीसी है, लेकिन सभी बड़ी पार्टियां सवर्णों को टिकट दे रही है, जबकि प्रवीण ने घोषणा की है कि वे अधिकांश मतदाताओं के साथ बीसी को टिकट दे रहे हैं। उन्होंने अंदोजु शंकराचारी को उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया है। बसपा इस तरह से प्रचार कर रही है।
जीएचएमसी और मंत्री केटीआर ने हैदराबाद शहर में यातायात की समस्या के लिए पूरा स्टाफ उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए हैं। इसके अंतर्गत शहर में कई फ्लाईओवर और पुल बनाए जा रहे हैं। हैदराबाद की यातायात समस्याओं को कुछ हद तक कम करने के लिए प्रस्तावित क्षेत्रीय रिंग रोड भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तरी हिस्से के लिए 162 किलोमीटर सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण का मार्ग प्रशस्त करते हुए सभी 3A राजपत्र अधिसूचनाएं जारी कर दी गई है। चूंकि आपत्तियों की समस्या सीमा भी समाप्त हो गई है, इसलिए भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है। इस संबंध में हाल ही में एक सर्वेक्षण भी पूरा हुआ है। रोड अलाइनमेंट के मामलों में रायगिरी और संगारेड्डी जैसे इलाकों में आपत्ति जताई गई थी, लेकिन उन इलाकों में 30 किलोमीटर से जुड़े सर्वेक्षण को अधिकारियों ने टाल दिया। अधिकारी उन इलाकों के जमीन मालिकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिन क्षेत्रों में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग क्षेत्रीय रिंग रोड को पार करते हैं, वहां इंटरचेंज बनाए जाने पर गंभीर आपत्ति है। इनके संबंध में सैकड़ों अनुरोध दिल्ली में NHAI के अधिकारियों के पास पहुंचे हैं। 2 इंटरचेंज के मामले में जिन अधिकारियों ने उनकी जांच की है, वे निजी संरचनाओं को उनके मालिकों द्वारा उपयोग करने की अनुमति देने की संभावना पर विचार कर रहे हैं। बाकी के मामले में उनका विचार आया कि संबंधित संरचनाओं को हटा दिया जाना चाहिए, लेकिन अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। क्षेत्रीय रिंग रोड के उत्तर की ओर 11 स्थानों पर इंटरचेंज का निर्माण किया जाना है, जबकि हैदराबाद वरंगल राष्ट्रीय राजमार्ग पर रायगिरी में डबल ट्रम्पेट इंटरचेंज का निर्माण किया जाना है। जोगीपेट रोड पर एक और डबल ट्रम्पेट का निर्माण हो रहा है, लेकिन ये दोनों डबल ट्रम्पेट संरचना है, इसलिए संरचना लूप का केवल एक ऑन अलाइनमेंट सड़क है और अन्य 3 अलाइनमेंट खाली है। चूंकि लूप एक ऊंचा ढांचा है, इसलिए नीचे से मिलों और पेट्रोल स्टेशनों जैसी निजी संरचनाओं के लिए सड़क बनाना संभव है। कड़ी आपत्तियों की पृष्ठभूमि में अधिकारी इन दोनों जगहों के निजी ढांचों को लचीलापन मुहैया कराने के मामले पर विचार कर रहे हैं, ताकि उनके मालिक बिना किसी परेशानी के इनका इस्तेमाल कर सके। चूंकि कहीं और कोई दोहरे ट्रम्पेट पैटर्न नहीं है, बीच में निजी संरचनाओं के पारित होने की कोई संभावना नहीं है। 9 क्षेत्रों में 2 स्थानों पर बड़ी संख्या में पेट्रोल पंप और दुकानें हैं जो डबल ट्रम्पेट नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि उनके लिए अप्रोच रोड बनाना संभव नहीं है। इससे इनके मालिक काफ़ी परेशान हैं। वे गांवों से थोड़ी दूर अलाइनमेंट बदलना चाहते हैं ताकि जंक्शन खाली इलाकों में आ जाए। अधिकारियों का कहना है कि जंक्शनों को बदलना संभव नहीं है, क्योंकि सड़क के संरेखण को अंतिम रूप दिया गया है और अगर इसे बदलना है तो इसे और 10 किलोमीटर की दूरी से स्थापित करना होगा, और तो ऐसा स्थिति आएगी जहां सड़क निर्माण के लिए और ज़मीन का अधिग्रहण करना होगा। इस मामले में अभी सस्पेंस जारी है, क्योंकि इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। जनसेना प्रमुख पवन कल्याण के तेलंगाना सरकार से छात्रों के लिए विशेष बस चलाने के अनुरोध का मिनटों में जवाब मिल गया। तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम के MD सज्जनार ने पवन कल्याण के ट्वीट को देखने के कुछ ही मिनटों में जवाब दिया। सज्जनार ने बताया है कि हम पहले से ही पवन कल्याण द्वारा बताए गए मार्ग पर छात्रों के लिए बस सेवा चला रहे हैं। पवन ने कहा है कि रंगारेड्डी जिले के पल्ले चिल्का, तांडा और सरीकोंडा गांवों के छात्रों को पढ़ाई के लिए इब्राहिमपट्टनम और मेडीपल्ली जाना पड़ता है। उन्होंने कहा है कि खासकर लड़कियों का जंगल के रास्ते से स्कूल जाना मुश्किल होता है। उन्होंने कहा है कि परिवहन सुविधा के अभाव में कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित ना रहे। तेलंगाना सरकार और RTC प्रबंधन ने तुरंत जवाब दिया और इन गांवों के छात्रों को बस सुविधा प्रदान करने को कहा। सोशल मीडिया पर पवन कल्याण की घोषणा को देखने के बाद TSRTC के MD सज्जनार ने जवाब दिया। दशहरा की छुट्टियों की पृष्ठभूमि में सेवा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था और छुट्टियों के बाद सेवा को फिर बहाल कर दिया जाएगा। छोटी छोटी दुकानें भी तकनीक को अपना रही है, चीज़ों को आसान बनाने के तरीके खोज रहे हैं, लेकिन चिकित्सा क्षेत्र में महारत हासिल करने वाला निम्स अभी भी तकनीकी रूप से पीछे है। निम्स IT विभाग के कर्मचारियों का यह मानना है कि आधुनिक तकनीकी का ज्ञान केवल सीमित है। निम्स के कर्मचारियों को JNTU द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में बैठने का निर्देश दिया गया। हालांकि निम्स IT विभाग के कर्मचारी इस बात से बचते रहे कि वे लिख नहीं सकते। प्रारंभिक परीक्षा में शामिल नहीं होने वालों को पदोन्नति प्रदान की गई। अगर यहाँ कोई तकनीकी दिक्कत आती है तो नियमित कर्मचारी ज़्यादा आगे नहीं आएंगे। आउटसोर्सिंग, स्टाफिंग या फिर बाहर से एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं।
कुछ लोग इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अस्पताल सूचना और प्रबंधन प्रणाली लागू होने पर यह ठीक नहीं होगा। 18.3 करोड़ रुपए की लागत से अस्पताल सूचना प्रणाली की शुरुआत की गई। सभी विभागों को कंप्यूटर रिक्रूट करने के लिए अक्टूबर 2014 में एक नई नीति शुरू की गई। उस समय तय हुआ था कि पहले चरण का काम 3 से 4 महीने में शुरू होने जा रहा है और पूरा काम 1 साल के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। यह काम कंपनी सीडॉक को सौंपा गया। प्रौद्योगिकी सेवा केंद्र को निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह माना जाता है कि अस्पताल सूचना प्रणाली के माध्यम से आय, व्यय, उपकरण खरीद, बिल भुगतान, रोगी विवरण जैसी जानकारी को ट्रैक किया जा सकता है। उनका मानना है कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को रोका जा सकता है, लेकिन सिस्टम को उपलब्ध होने में काफ़ी समय लग रहा है। निम्स में प्रौद्योगिकी के पूर्ण पैमाने पर उपयोग में देरी होने की आलोचना होती रही है। बताया गया है कि कुछ लोग इस सिस्टम को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वे अपने मामलों को ठीक नहीं कर पाएंगे। एक डर है कि सभी गणना सूचना प्रणाली में दर्ज की जाएगी। निम्स में स्टंट, अस्पताल के उपकरण और फर्नीचर की खरीद जैसे मामलों में भ्रष्टाचार के आरोप है। उस समय कुछ डॉक्टरों और अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। यह निष्कर्ष निकाला गया कि पूर्व में एसीबी द्वारा की गई छापेमारी के रिकॉर्ड सही नहीं थे। हालांकि निम्स में तकनीकी व्यवस्था को कमजोर करने के उपाय न किए जाने के पीछे कई शंकाएं व्यक्त की जा रही है। निम्स में रोजाना करीब 2000 मरीज आते हैं। प्रवेश बहुत बड़े हैं। हालांकि यह जानकारी हर जगह सीमित है। एक खंड दूसरे खंड से संबंधित नहीं है। रोगी की जानकारी हर जगह छोड़ दी जाती है। यदि आप किसी अन्य डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको केस शीट साथ भेजनी होगी। यदि रोगी को छुट्टी दे दी जाती है तो अनुवर्तित कार्रवाई के लिए आते समय सभी रिपोर्ट साथ लानी चाहिए। यदि अस्पताल सूचना प्रणाली उपलब्ध हो जाती है तो कैश शीट नंबर बताने के लिए पर्याप्त है। डॉक्टर किसी भी विभाग में रोगी की पूरी जानकारी जान सकते, लेकिन इस प्रणाली के प्रयोग से रोगी के पिछले इतिहास के बारे में बहुत कम जानकारी होती है। कई लोगों की शिकायत होती है कि जब वे रिपोर्ट लेकर आते हैं तो ही जांच कर रहे होते हैं। एंड वॉइस। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अस्पताल सूचना प्रणाली के उपयोग पर अधिकारी कार्रवाई करते हैं तो यह लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। बंजारा हिल्स के हयात पैलेस में आईबी ओवरसीज के तत्वावधान में विदेशी शिक्षा और यूके में शिक्षा के अवसर पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में यूनाइटेड किंगडम और भारत के कई शिक्षाविदों ने भाग लिया और चर्चा की। ईस्ट लंदन इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट के निदेशक डैनियल कॉफी ने कहा है कि बड़ी संख्या में भारतीय छात्र पहले से ही यूके के संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इन सभी ने पूर्वी लंदन के यूनिवर्सिटियों में सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा दिया है। उनके नेतृत्व में सितंबर, जनवरी और मई के महीने में आयोजित 3 इंटेक में करीब 2000 छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक छात्र के सीवी में अंतर्राष्ट्रीय योग्यता को अधिक प्राथमिकता दी जाती है और स्वदेश में सर्वोत्तम अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। I'm the Director of Student Recruitment at the University of East London. I'm here representing the university to extend our warm welcome to all students from India who are thinking about coming and studying abroad with us in the UK. The UK is an excellent time degree system. We are very welcoming to students not just from India, from all around the world. And our current target, which was set to be hit in 2028 of welcoming over 600,000 international students per year, we've met that target early. And that I think is a really clear indicator of how open and welcoming the UK is to students, and the students especially from India, not just because of what they bring to the lecture theatre, but also what they bring to the wider student community, their skills, their ways of thinking, and also to the greater London community for me, but also across the whole of the UK. It's a really great time to come to the UK because not only are you getting probably one of the best or access to one of the best education systems in the world, which you can see by the number of UK universities that are sitting quite comfortably, I think, within the world top 100, but it's also a time for you to apply that theory once you graduate. And we're taking advantage of the graduate route. And the graduate route is an opportunity to apply the theory that you've learnt over your time of studying at a UK university into practice in the workplace. Now, why is that advantage to you? Well, it means you can earn some money.
सनशाइन हॉस्पिटल के आर्थराइटिस स्पेशलिस्ट डॉक्टर गुरुवा रेड्डी ने कहा है कि इसका मकसद लोगों में घुटने के जोड़ों के दर्द के बारे में जागरूकता पैदा करना है। उन्होंने कहा है कि विश्व गठिया दिवस मनाने के साथ ही जोड़ों के प्रति जागरूकता लाने के अलावा लोगों के सामने जोड़ों के स्वास्थ्य से जुड़ी नई बातें सामने आई है। इस अवसर पर 50 लोगों के साथ जागरूकता रन का आयोजन किया गया। इस रन में जिनकी घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है वे बिना किसी समस्या के चल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यदि जोड़ों के दर्द का प्रारंभिक चरण में निदान किया जाता है और उचित उपचार किया जा सकता है, इसके लिए सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं होती। कामारेड्डी जिले में तेंदुए के शावक की हरकत से हड़कंप मच गया है। फसल के खेतों में चीता और बाघ ने लोगों में खौफ पैदा कर दिया है। नसरुल्लाबाद मंडल के नेमिली गांव में कुछ किसानों को बड़ी नहर के पास खेतों में घूमते हुए एक तेंदुआ बाघ दिखाई दिया। इससे स्थानीय लोग दहशत में हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने हाल ही में हैदराबाद में पबों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। पुलिस सख्ती से इसका पालन कर रही है। नियमों का उल्लंघन करने पर भी केस दर्ज किया जा रहा है। इस संदर्भ में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया। पोस्ट में मांग की गई है कि पब में देर रात तक संगीत बजाने की अनुमति दी जाए। उन्होंने मांग की है कि पब में आधी रात तक संगीत की अनुमति दी जाए। युवाओं के शहर हैदराबाद में इस तरह की रोक लगाना कहां तक सही है, इस पर फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने हाल ही में ट्वीट का जवाब दिया। वर्मा ने इस तरह से जवाब दिया है कि पब पर प्रतिबंध के बारे में उस पोस्टकर्ता का तर्क सही था। वर्मा ने कहा है कि यह मालिकों और ग्राहकों पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वे पब में हमेशा के लिए संगीत बजाते रहे या नहीं। वर्मा ने कहा है कि खुशी के समय पर प्रतिबंध लगाने का मतलब आज़ादी छीन लेना जैसा है। उन्होंने कहा है कि सरकार को लोगों को पब कल्चर के प्रति जागरूक करना चाहिए। वर्मा ने कहा है कि अगर युवाओं के आनंद को दबाने के लिए मजबूर किया गया तो इसके नकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं। जाने माने ज्वेलरी डिजाइन स्नेहा रेड्डी ने बंजारा हिल्स में रोड नंबर 11 पर SR ज्वेलरी एक्सक्लूसिव स्टूडियो बनाया गया है। स्टूडियो का उद्घाटन टॉलीवुड अभिनेत्री अनु इमैनुअल ने विकाराबाद जिला परिषद चेयरपर्सन सुनीता महेंद्र रेड्डी के साथ किया। SR ज्वेलर्स की ज्वेलरी डिज़ाइन स्नेहा रेड्डी ने कहा है कि उनकी विशेषता सभी महत्वपूर्ण अवसरों के लिए हीरे जड़े सोने के आभूषण डिज़ाइन करने में है। उनकी टीम ने उन दिनों के निज़ाम के आभूषणों के निर्माण में निज़ाम की शैली का ज्ञान रखते हुए कल्पना से परे कई अद्वितीय डिज़ाइन तैयार किए हैं। सिंडिकेट पोल्की से लेकर निज़ामकालीन आभूषणों के डिज़ाइन सभी आभूषण प्रेमियों के लिए वन स्पॉट डेस्टिनेशन के रूप में उपलब्ध होंगे। यहाँ के स्टूडियो ने एक ही जगह पर कीमती रत्न, अद्वितीय पन्ना, दुल्हन के सेट और अद्वितीय प्राचीन आभूषण उपलब्ध कराए हैं। నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది that you called me to open the first branch, and this piece is also from here, and as you can see the detailing, it's very intricate and beautiful. Just like that, they have beautiful collections here, and Diwali is coming up, Sankranti is coming up, so I think that this is the best place to shop for all your jewelry needs, your wedding needs and everything. And I wish Sneha all the best. I hope to see many more branches and much more success, and thank you for calling me. I'm happy. Thank you. टास्क फोर्स पुलिस ने हैदराबाद में हवाला मनी की बड़ी रकम पकड़ी। जब वाहनों का निरीक्षण किया जा रहा था, बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 में एक वाहन में 2 करोड़ नगद मिले। टास्क फोर्स पुलिस ने रुपए ले जा रहे 4 लोगों को गिरफ्तार कर नकदी जब्त कर ली है। रुपयों के साथ आरोपियों को बंजारा हिल्स पुलिस के हवाले कर दिया गया। 2 करोड़ हवाला के पैसे के साथ जब्त की गई कार की पहचान गुजरात के कारोबारी व्यास नवचंद्र भोगीलाल के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा है कि कार को मार्वल मीडोस अपार्टमेंट रामकोटी के पते पर रजिस्ट्रेशन किया गया है। आरोपियों ने कहा है कि वे इस पैसे को व्यावसायिक उद्देश्य के लिए ले जा रहे थे, लेकिन उन्होंने इससे जुड़े सबूत नहीं दिखाए, जिस पर पुलिस ने यह राशि बरामद कर ली। पुलिस ने कहा है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच कर रही है। शहर में पिछले 10 दिनों में पुलिस ने भारी मात्रा में हवाला धन जब्त किया है। संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि वर्तमान में आयोजित नकदी केवल उपचुनाव के लिए हाथ बदल लिया जा रहा है। इसी पृष्ठभूमि में टास्क फोर्स पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि तेलंगाना राज्य में अगले 3 दिनों तक यहाँ वहाँ गरज और बिजली के साथ बारिश होने की संभावना है।
अनिरुद्ध फिल्म के लिए संगीत तैयार कर रहे हैं। इस फिल्म को कलानिधि मारन सन पिक्चर्स के बैनर तले निर्मित किया जा रहा है। नरसिम्हा के बाद रजनी के साथ यह रम्या कृष्णा की फिल्म है। इससे पहले रजनी इसी बैनर तले 2.0 और दरबार फिल्में बना चुकी है। ये दोनों फिल्में मुनाफा कमाने में नाकाम रही। कहा जाता है कि इसीलिए रजनी ने 2 और फिल्में करने के लिए ओके कहा।